अर्जुन अवार्ड का नॉमिनेशन भी है। अरे वाह। एंड जनरली मुझे शिव छत्रपति अवार्ड डिक्लेयर भी हो चुका है अभी जो लिस्ट निकला है स्टेट गवर्नमेंट से। तो काफ़ी मैं बनारस बहुत जाते रहे, तो बनारस मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह है। तो वहाँ पे एक है तुलसी अखाड़ा, तुलसी घाट है बनारस में। तो वहाँ अखाड़ा है, वो बजरंगबली का टाइम, मतलब तुलसीदास जी के टाइम का अखाड़ा है वो। तो वहाँ पे एक बाबा मिले मेरे को। बाबा मतलब बाबा बोलो मैं बहुत एजेड थे वो। उनसे मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? वो मैं 85 साल का हूँ। और आप मानोगे नहीं भाई, ऐसे खड़े थे, थोड़ा सा पेट था, चलो ठीक है, बाजू मेरे जितने दोनों थाइज मिला था ना उतनी एक बाजू थी उनकी। जो भी बच्चा या जो भी एथलीट मलखम करना चाहे उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि ऐसे नहीं होता, फिजिकल के साथ साथ मलखम बहुत मेंटल भी है। yes, आपको बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी हिला भाई आप कहाँ से गिरोगे आपको पता भी नहीं है। लास्ट कॉम्पिटिशन। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शिंदे है। आई एम द फर्स्ट वर्ल्ड मलखम चैम्पियन विनर। मुझे बताने के लिए आज बहुत ही खुशी होती है कि हम इस चैनल के माध्यम से मलखम गेम के बारे में जानने वाले और बताने वाले हैं लोगों को कि कैसे होता है एग्जैक्ट मलखम गेम, इसको क्या हिस्ट्री है, क्या रूट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली मलखम गेम में इसको बहुत ही एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कह सकते हैं हम। हाँ, सेकेंड सेंचुरी से अगर खेला आता जा रहा है। उस टाइम पे मैंने देखा कि हमारे पास ऐसे पेंटिंग्स हैं दीवारों पे, मूर्तियां हैं जो कि सेकेंड सेंचुरी से या 7th सेंचुरी से भी पहले जो एक चाइना से और ट्रैवलर आए थे उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि कैसे उस टाइम ऋषि मुनि उस पे मलखम का जो पोल होता है उस पे चढ़ के वो लोग सनराइज के टाइम पे मेडिटेट करते थे और सनसेट के टाइम पे भी मेडिटेट करते थे। उस टाइम के जो राजा महाराजा, यहाँ तक कि झांसी की रानी वो भी मलखम प्रैक्टिस करती थी। श्योर मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो पुराने ज़माने में रेसलर्स वगैरह रहते थे जो राजा महाराजा के टाइम पे, वो मलखम को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज, फिटनेस एक्सरसाइज देखते थे। जब उस टाइम कॉम्पिटिशन्स या मैचेस होते थे रेसलिंग के राजा महाराजाओं के टाइम, तभी वो रेसलर्स मलखम को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फिटनेस एक्सरसाइज करके देखते थे। तो ऐसे एक जनरली रिच बैकग्राउंड है इस गेम को, काफ़ी हिस्टोरिकल वे से इस गेम को अच्छा एक आइडेंटिफिकेशन है खुद। चलो ये तो हम समझ गए कि मलखम बहुत रिच हिस्ट्री है और ऐसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि आज के डेट में, अभी हम हैं 2023 में, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 2007 से प्रैक्टिस 2007 से चलो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंडिया में जहाँ हर कोई क्रिकेट या आजकल फुटबॉल, कबड्डी ये सब स्पोर्ट्स में जाते हैं, आपने मलखम क्यों चुना? इसका तो एक कोइंसिडेंस है। मतलब मैंने तभी मेरे बचपन में डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये स्पोर्ट्स में, वो नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से। जनरली हमारे स्कूल में मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट करने आए थे लोग? अच्छा। 26 जनवरी था, उसके ओकेजन पे मलखम डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स में हुआ था। तो मेरे बड़े भाई है, वो भी मलखम प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, और वो भी शिव छत्रपति अवार्ड विनर है। अच्छा। जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, महाराष्ट्र स्टेट का एक स्पोर्ट्स ऑनर एक होता है जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। बिल्कुल हर एथलीट के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने वो मलखम डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर उस मलखम के बारे में जानना शुरू किया, स्पोर्ट्स के बारे में। और जनरली वो एक क्लब में गया और खुद को एनरोल किया। उन्होंने घर पे बताया भी नहीं। अच्छा, आपके बड़े भाई ने घर पे बताया नहीं कि मैं भाई पोल चढ़ना शुरू कर दिया? तो एनरोल भी कर लिया। उन्होंने घर पे फिर बात किया एनरोल करके और जनरली शुरू किया। बिल्कुल। उसके बाद 2-3 महीने बाद मुझे भी वो लेके गए हाथ पकड़ के, भी तू भी चल, तुझे भी कुछ ऐसा है स्पोर्ट्स करते। तभी कुछ ऐसे गोल, टारगेट, ऐसे वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं था। मजे के लिए करना, हाँ बस मजे ले रहे थे। यस। तो जनरली ऐसा हमारा एक जर्नी शुरू हुआ ये गेम के टूवर्ड्स। फिर धीरे धीरे आगे जैसे ग्रो करते गए, धीरे धीरे मेहनत की। तो मतलब आपके भाई ने आपको इस स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस किया। सो आई थिंक बड़े भाइयों का इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे जो सचिन तेंदुलकर भी हैं, उनको भी उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने ही ट्रेनिंग करके आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही दीपक भी हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। अच्छा, तो चलो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मुझे थोड़ा ये बताओ कि मलखम अगर मैं देखने जाऊँ
अभी फ़िलहाल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं जाऊँ या कोई भी बंदा जिसे नहीं पता इसके वो जाए, उसे बस दिखेगा कि एक आदमी चढ़ रहा है पोल पे, लकड़ी के पोल पे, और क्या बोलते हैं रोप पे, और एक और कौन सा है, और रोप हैंगिंग मलखम्ब। हैंगिंग मलखम्ब, हाँ। सो ये 3 चीज़ें मेरे को दिख, बट मेरे को रूल्स नहीं पता है इस गेम के, तो रूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा सिंपल टर्म में हमें रूल समझाइए। श्योर, आई नो कि कंफ्यूजन होता है कॉमन पीपल को ये स्पोर्ट्स देखते हैं, देख के मजा आता है कि ये कैसे कर रहा है और ये कैसे मतलब ये ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये नेचर के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो हमें भी ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कॉमन पीपल एंजॉय तो कर रहे हैं बट उनको रूल्स रेगुलेशन तो पता नहीं। जनरली इस गेम में 3 इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट पोल मलखम्ब, ओके, देन हैंगिंग मलखम्ब और रोप मलखम्ब। बॉयज़ को तीनों ऑपरेटर्स होते हैं, पोल, हैंगिंग एंड, तो आप तीनों खेलते हैं? यस, तीनों कंपलसरी खेलना पड़ता है। एंड गर्ल्स को पोल मलखम्ब एंड रोप मलखम्ब 2 इवेंट्स होते हैं। गर्ल्स को पोल एंड रोप मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब गर्ल्स को नहीं होता है। ओके, तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न मतलब साइंटिफिक रीज़न है इसके लिए। हैंगिंग मलखम्ब थोड़ा डिफ़िकल्टी है क्योंकि वो एयर में होता है थोड़ा हाइट पे, और उस पर बॉडी कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओके, पोल मलखम्ब ये फिक्स रहता है, तो वो लकीली हम जनरली हम उस पर कर सकते हैं। ओके, गर्ल्स के हिसाब से वैसे देखें तो। और रोप में तो गर्ल्स का डोमिनेंस ज़्यादा है क्योंकि रोप में ज़्यादा गर्ल्स के लिए ही वो ज़्यादा इवेंट रहता है रोप, तो बॉयज़ से भी अच्छे रोप गर्ल्स करते हैं। मतलब देखो सबके बॉडी की अपनी एबिलिटीज होती है, इसमें कोई वो नहीं है। मेल का परफॉर्मेंस अलग होता है, फीमेल का अलग रहता है, तो जिसको जो सूट करता है। मेल का जनरली स्ट्रेंथ बेसिस पे परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है, गर्ल्स का फ्लेक्सिबिलिटी और जो फिनेस होता है प्रेजेंटेशन उस पे होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल दोनों भी होते हैं, उनका थोड़ा ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है। तो रूल्स क्या है? एक्चुअली रूल्स हम बताने गए तो मलखम्ब गेम में 90 सेकेंड्स का परफॉर्मेंस करना होता है हर एक ऑपरेटर्स पे। अच्छा, 90 सेकेंड का एक परफॉर्मेंस होता है, राइट। 90 सेकेंड्स का तीनों पे एक साथ करना होता है? नहीं, तो वन एट अ टाइम, ठीक है। एक परफॉर्मेंस होने के बाद आपको आधे घंटे के बाद दूसरे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है, ताकि वो टीम का राउंड चलते रहता है। जब आपको रेस्ट मिलेगा तो अपोजिट टीम दूसरे ऑपरेटर्स पे करते हैं। ठीक है, तो आपने एक पे किया 90 सेकेंड्स, यस, फिर आधे घंटे का ब्रेक, यस, फिर सेकंड अपैरेटस पे और 90 सेकेंड्स, फिर 6 जन का हमारा टीम होता है जनरली। अच्छा, 6 प्लेयर्स का, तो 6 प्लेयर्स हर एक टीम से होते हैं, तो उतना तो टाइम जाता ही है। तो समझो पहले लॉट्स में 3 टीम आया तो 3 टीम का एक ऑपरेटर्स पूरा होने में ही आधा घंटा जाता है, तो हमें वैसे थोड़ा रेस्ट मिलता है हर एक एथलीट्स को। बात करें रूल्स की, 90 सेकेंड्स का तो करना ही है, उसमें 1 मिनट का प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है, जो आपको एक अलर्टनेस दिया जाता है जब 1 मिनट होता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। विसल दिया जाता है कि आपका 1 मिनट हो गया है करके, 1 मिनट के बाद ही इस गेम में उतरना होता है। ओके, अच्छा, 1 मिनट 90 सेकेंड्स, 1 मिनट तो करना ही, 60 सेकेंड तो करना ही है। हाँ, कंपल्सरी। उसके बाद आपका मन अब 30 सेकेंड और करें, उतर जाए, यस। 90 सेकेंड्स पे टाइम ऑफ होता है। ओके, और जनरली इसके परफॉर्मेंस के रूल्स ऐसे है कि इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, प्रेजेंटेशन, परफेक्शन, ये आपके परफॉर्मेंस से प्रेजेंट होना चाहिए। जनरली प्रतिभा है उसको इन्होंने सार्वजनिक किया है। और अगर आप कोई भी गेम देखते हो, फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक, उसमें आप डिफ़िकल्टी भी देखते हो, परफेक्शन भी देखते हो, प्रेजेंटेशन। आपको एक कॉमन पीपल आप देखोगे तो आपको एक यही होता है कि वाओ क्या परफॉर्मेंस था। आपको इंटरनली समझेगा नहीं कुछ कैलकुलेशन या कुछ, डिफ़िकल्टी को अलग मार्क्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को अलग मार्क्स होते हैं, और जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसके लिए अलग मार्क्स होते हैं। जनरली ऐसे ही कैलकुलेशन जजिंग पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं तीनों इवेंट्स के। यस ओके, ठीक है। तो मतलब वो लोग इन चीज़ों पे उन्हें जज करते हैं। तो अब एथलीट्स की थोड़ी बात करते हैं, ये तो रूल्स हो गए। मुझे मैंने आपका पैर देखा, थोड़ा सा हल्दी लगा हुआ है, शायद कुछ इंजरी हो रखी है। तो एथलीट्स ऑब्वियसली अगर मैं कुछ वीडियोस आपने देख लिए होंगे अभी तक, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इसे, तो दीपक के वीडियोस रहेंगे या कोई दूसरे एथलीट्स के वीडियोस रहेंगे। कितना फिजिकली डिमांडिंग है कि कैसे कैसे बॉडी को तोड़ मड़ोड़ के, कभी कभी पूरी बॉडी सिर्फ आपके फीट से लटकी हुई है, ऐसे फ्लैग कर रहे हैं, क्या क्या मेरे को नहीं पता पोजीशंस क्या कहलाते हैं, आप कुछ पोजीशंस भी बता दीजिएगा हमें। तो उसमें इंजरीज क्या क्या होती हैं यूजुअली? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट कौन सा होना चाहिए?
जैसे क्रिकेट में फास्ट बॉलर जो होते हैं उनका जो कोर होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे स्पोर्ट्स में कोर बहुत मजबूत होना चाहिए। हाथ पे थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा, 19-20 चलेगा, बट कोर मजबूत होना चाहिए। तो मलखम्ब में ऐसा क्या प्रिपरेशन रहता है, फिजिकली भी मेंटली भी, थोड़ा वो बताइए। डेफिनेटली मलखम्ब गेम में आपको फिजिकली और मेंटली बहुत ही अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ये गेम फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड है। हाँ। अगर उस टाइम पे आप वो टर्निंग ट्विस्टिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप फॉल हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ग्रेविटी तो खींच ही रही है हर टाइम। और बात कही अगर इंजरीज की, तो आप देखते हो कि देखने में ही पता चलता होगा आपको, एक जनरली एनालाइज किया करोगे तो इंजरीज काफ़ी होती है। अब मुझे भी शोल्डर इंजरीज है, फिंगर इंजरीज है। कैसे जनरली हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब हम कोई डिफ़िकल्ट एलिमेंट्स अटेम्प्ट करने जाते हैं, क्योंकि वो वुडन है। अगर वुडन हमें थोड़ा लगता है हाथ पैर, तो जनरली वो लगता ही है, तो इंजरी की तरफ हम जाते ही। लकड़ी से जो स्किन घिसते रहती है ना बार बार, तो लकड़ी पे। यस, और दूसरा लैंडिंग हो गया, डिसमाउंट लैंडिंग फिनिशिंग के टाइम, वहाँ पे थोड़ा नी पे प्रेशर या टो पे प्रेशर, शोल्डर पे इंजरी, शोल्डर पे भी इंजरी होता है जनरली परफॉर्मेंस करते समय। बहुत सारे इंजरीज होते हैं। मैं खुद शोल्डर और शोल्डर इंजरी से सर्वाइव कर चुका हूँ, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, तो उससे रिकवर होना भी थोड़ा हमें टाइम लगता है। उस टाइम क्या चलता है आपके दिमाग में जब इंजर्ड होते हैं? तो इंजर्ड होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। नेक्स्ट टूर्नामेंट डे मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन पे होता है, तो उसके लिए रिकवर होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जनरली इस वजह से इंजरी तो इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तो इसमें मुझे ये बताइए कि जो मैं वो एक इस हैंगिंग मलखम्ब जो है वो मेरे को बड़ा मतलब सबसे आई थिंक हार्ड लगता है मुझे देखने में। कि मैं बोला भाई मैं तो नहीं चढ़ूँगा इस पे कभी ज़िंदगी में दूर से ही देखो तो सही है। तो हैंगिंग मलखम्ब में क्या ऐसा रहता है जिसके लिए आप स्टैंड आउट, क्योंकि आप इंटरनेशनल चैम्पियन हैं और इंटरनेशनल चैम्पियन है हैंगिंग मलखम्ब में भी आप होंगे बिल्कुल, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे। तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या अलग रहती है, क्योंकि वो इतना हार्ड है और दुनिया में नंबर 1 उस चीज़ में होना आई थिंक काबिले तारीफ़ है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो हैंगिंग मलखम्ब में क्या रहता है सिस्टम। हैंगिंग मलखम्ब एक 1.5-2 फीट ऊपर हैंग किया रहता है। अब ज़मीन से कितनी दूरी पे रहते हैं? 1.5-2 फीट हैंग ऊपर किया रहता है। और वो कंटिन्यूसली हवे में झूलता रहता है, हैंग करते रहता है। और उसके ऊपर आपको बॉडी कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा परफॉर्मेंस आप देखोगे तो मेरा परफॉर्मेंस पूरा स्ट्रेंथ बेसिस पे है। मैं स्ट्रेंथ बेस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी कंट्रोल रखना होता है बॉडी पे। उसके लिए जैसे आप बोले कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ, थाई स्ट्रेंथ, बाकी इंटरनल जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको सबको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है एज अ वेट ट्रेनिंग वे से या फिटनेस वे से। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब इन जनरल कॉम्बिनेशन पार्ट होता है हमारे गेम में, परफॉर्मेंस में वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। उस पर काफ़ी हमें कंट्रोल रहता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि फ़ुटबॉल में बैक किक होता है या फ्रंट किक होता है, वैसे इस गेम में भी कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि कभी कभी हम खेलते हैं, ठीक है, जैसे आपने क्रिकेट या फुटबॉल का नाम लिया, तो कभी कभी हम एक चीज़ होती है स्पोर्ट्स में या जनरली लाइफ में भी जब कुछ हम काम करते हैं, जोन है ना, आप यूर इन द जोन या फ्लो स्टेट भी उसे कहते हैं। जब आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो एंड आप बस आपको लगता है कि जैसे बैटिंग कर रहे होगा तो आपको लगता है वो जो बैट है वो आपके बॉडी का एक एक्सटेंशन है। है ना, कि ये मैं बॉडी ही चला रहा हूँ, बैट नहीं चला रहा हूँ, बॉडी ही चला रहा हूँ। नेचुरली होता है, आपको लगता है कि ये मेरे ही शरीर का एक अंग है। तो आप जब हैंगिंग मलखम्ब करते हो तो कोई ऐसा टूर्नामेंट रहा है जहाँ पे देखो प्रैक्टिस तो हम लोग करते हैं कॉन्शियसली करते हैं, हो सकता है वहाँ भी, बट टूर्नामेंट में जहाँ सब दुनिया देख रही है, जहाँ हमारी मेहनत का दिखेगा कि हमने कितनी मेहनत की है नहीं की, तो ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जहाँ आपको लगा कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है आज तक, मेरे को तो पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ? जनरली मैंने गोवा सातारा में, हमारा महाराष्ट्र में नेशनल्स था सातारा में, तो वहाँ पे मैंने हैंगिंग परफॉर्मेंस किया था। और वो परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब काफ़ी फ्लुएंटली नेचुरली वो मैंने परफॉर्म किया था विदाउट एनी प्रेशर। अच्छा तो एक बेस्ट मेमोरी था मेरे लिए, और आज भी मैं अच्छा ही परफॉर्म करता हूँ हर एक एपरेटर्स पे बेस्ट ऑफ बेस्ट ही देता हूँ, इसलिए मैं नंबर 1 पे हूँ। तो जनरली वो एक टाइम था जब भी मैंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था। तो आपने कहा विदाउट एनी प्रेशर, तो क्या कहता है, जब
प्रेशर कैसे नहीं ले बंदा जब इतने लोग देख रहे हैं। तो ये थोड़ा जैसे कोई मलखम एथलीट्स भी शायद आपका वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल देखेंगे आप अगर इंस्पिरेशन है इतनों के लिए, और कोई दूसरे स्पोर्ट्स के एथलीट देख रहे हो, तो जो परफॉर्म करने जाते हैं हम, तो हमें ऑब्वियसली देखो ह्यूमन माइंड है, सोचता है यार अगर ये ना थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, कोई चाहता नहीं बट आ जाते हैं कि यार अगर मिस हो गया तो क्या होगा, वो सही होगा कि नहीं, यार उस टाइम पे मेरे को ये स्टेप करना है, सही होगा कि नहीं। तो हाउ डू यू कीप द प्रेशर अवे, क्योंकि जब प्रेशर आता है तो क्या होता है आपके जो बॉडी के मसल्स होते हैं थोड़े टाइट हो जाते हैं, है ना, एंड देन बॉडी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा 100% परफॉर्म नहीं कर पाते, वही 0.12% जो होता है वही विनर और लूजर में डिफरेंस हो जाता है। तो ये प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए एथलीट को? जनरली प्रेशर तो होता ही है, आप कितने भी टॉप मोस्ट एथलीट ले लो, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है वो भी प्रेशर में थोड़ा रहते ही है। हाँ? वैसे हम भी एथलीट थोड़ा प्रेशर में रहते ही है, बट हमें क्या है इसमें खेल खेल के, अब बहुत टाइम हुआ खेल खेल के, तो वो थोड़ा प्रेशर हैंडल करना आता है। इन शॉर्ट एक्सपीरियंस है अच्छे से थोड़ा, तो जनरली आज भी थोड़ा डर लगता ही है, ऊपर नीचे हार्ट बीट्स होते ही है, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस में, मेरे परफॉर्मेंस में जनरली बहुत मैं परफॉर्मेंस हर बार अपडेट करता हूँ, कुछ ना कुछ नया डालता हूँ। आप देखोगे मेरे परफॉर्मेंस, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी मैंने परफॉर्म किया, नए एलिमेंट्स डाले हुए, जो कि अटेम्प्ट होना बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जनरली अटेम्प्ट होना मुश्किल होता है एलिमेंट्स। ऐसे नहीं, प्रैक्टिस तो होता है, जनरली प्रैक्टिस में भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हैं, बट कंपटीशन का माहौल सराउंडिंग थोड़ा अलग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, तो वो फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पैनल रहता है, सब क्राउड रहता है। वो प्रैक्टिस तो आप रोज एक ही जगह पे कर रहे हो, अपना कंफर्ट जोन बन जाता है, कोई प्रेशर नहीं है, आप सीनियर हो चले तो वहाँ टूर्नामेंट में जाके आप सर ठीक है, तो माहौल अलग रहता है ना थोड़ा। जनरली बहुत सारे प्लेयर्स देखने आते हैं, मीडिया होता है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के कि ये आज क्या दिखाएगा हमें नया। तो आप मैट पे चढ़ने से पहले या मलखम पे चढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या चलता है? जनरली आज मुझे मेरा बेस्ट देना है, यही थॉट चलता है कि मैं आज किसके लिए आया हूँ, मुझे मेडल के लिए नहीं किया, मुझे मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल, बस बाकी जो हो जाए हो जाए, वही है आपके हाथ में, तो वही है। ये मेरा ये पहला प्रायोरिटी थॉट है, जो मेरे सर ने, उमेश सालवी सर, और मेरे जो बड़े भाई है गणेश दादा, उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी आप मेडल्स के लिए ना नहीं करो, बस मेडल्स अपने आप आ जाएगा, बस आप बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, आज जो गलती किया है वो कल ना गलती, बिल्कुल, बस इस थॉट पे हम परफॉर्मेंस करते हैं। ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही साउंड एडवाइस है, बहुत ही बढ़िया एडवाइस है, क्योंकि जो हमारे देश के सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन धोनी भी है, यस उन आई थिंक उनसे शायद ही कोई होगा जो बढ़िया प्रेशर हैंडल कर पाता है, होंगे, बट लाइक स्पोर्ट्स में अपने इंडिया में आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। उन्होंने भी कहा है कि प्रेशर मैं लेता ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं वो कंट्रोल करूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, है ना, जो आपके हाथ में नहीं वो छोड़ दो भाई, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपना मेहनत कर सकते हो, आप अपना मलखम बढ़िया से कर सकते हो, अपने स्टेप्स बढ़िया से कर सकते हो, बाकी जो होना है वो होगा ही। सोच के फिजूल है। जैसे आपने कहा कि पोडियम के पहले, चढ़ने के पहले आप क्या थॉट रखते हो, तो यही मेरा जनरली थॉट होता है कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ, आज मुझे सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं आज इनको क्या दे के जा सकता हूँ यहाँ से, वैल्यू दे के, यस, परफॉर्मेंस के वे से क्या इनको एक इंस्पिरेशन या कुछ इनको एक नया टेक्निक्स, ये मेरा प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोग मिलने भी आते हैं मुझे, इंटरव्यू या मीडिया आते ही रहते हैं कि एक एज अ वर्ल्ड चैम्पियन करके, और परफॉर्मेंस भी उस वे से ही देता हूँ। तो यही मैं सोचता हूँ कि मेरी तरफ से क्या हेल्प हो जाए आने वाले अपकमिंग एथलीट्स के लिए, परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी मैं गाइडेंस, उनको एक पाथवे दिख जाए, इंस्पिरेशन मिल जाए, हर एक बच्चे को एक थोड़ा एक रहता है ना कि हर एक प्लेयर्स को ये मुझे गाइड करे। खास करके ऐसे स्पोर्ट में जो कि अभी इवन दो इतना रिच हिस्ट्री है, बट अब सही में मायने में अगर कहा जाए तो अब वो निकल के आ रहा है ना, तो आप तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जो होते पायनियर्स अपने फील्ड में। मुझे एक बात बताया, मैं आपको एक इंटरव्यू देख रहा था, खेलो इंडिया गेम्स में मेडल जीतने के बाद शायद आपका इंटरव्यू था ये, तो उसमें आपने कहा कि आपके कुछ ऐसे मूव्स है जो पेटेंटेड है, मतलब उसे आप ही करते पूरी दुनिया में, वो कौन से मूव्स है भाई? बहुत डिफिकल्ट है वो मूव्स, काफ़ी सारे लोग उसके लिए ही मुझे फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक एथलीट ऐसा है जो हर एक
परफॉर्मेंस, हर एक कंपटीशन में खुद को अपडेट करते रहता है। मतलब मेरा एक टारगेट ही रहता है कि अगर मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो मैं खुद को अपडेट कैसे करूँ। इन शॉर्ट, आप अगर जनरली कोई भी फील्ड में अगर खुद आपको अपडेट नहीं रहो, मार्केटिंग फील्ड या कोई भी जॉब फील्ड या, तो आप जनरली वो जो चल रहा है वही चलते रहेगा, तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं और आप भी कुछ खास करियर में करोगे नहीं अगर जो चल रहा है वही करते रहो। एक टाइम तक आप स्टॉप हो जाओगे, कुछ नया। तो जनरली उस वजह से मुझे लोग पहचानते हैं। तो मैं भी खुद को वैसे एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर समझता हूँ कि मैं खुद को डेवलप कैसे करूँ और वो मेरा लेवल है वो मेंटेन कैसे रहे, बस उस हिसाब से मैं चलते रहता हूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम है, मतलब हैंडस्टैंड ट्विस्ट कैच, हैंडस्टैंड ट्विस्ट कैच, यस। मैं तो हैंडस्टैंड पे रुक जाता हूँ। मलखाम पे मैं एलिमेंट करता हूँ, आप देख सकते हो सोशल हम वीडियोस डालेंगे, इसमें हमारे कोई सब ऑडियंस देखेंगे। यस, हैंडस्टैंड शोल्डर प्लैंक, हैंडस्टैंड ट्विस्ट कैच, बटरफ्लाई, ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। रोप पे भी मेरे 360 कैच या जनरली वन हैंड साइड फिश वगैरह। आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट वन हैंड साइड फिश, यस। ये थोड़े बड़ा नॉनवेज हो गया। ये कुछ थोड़े डिफिकल्ट नेम है, आपको देखने में पता चले। मैं भाई बता रहा हूँ, मैं बस देखूंगा। मुझे मत करवा देना कभी ये सब। तो ऐसे जनरली जो एलिमेंट्स है कुछ मैं करता हूँ, वो बच्चा भी धीरे धीरे उनका ड्रीम रहता है कि मैं इनके जैसे परफॉर्म करूँ, मैं इनके जैसे एलिमेंट्स बिठाऊँ। वो एक इंस्पिरेशन देखते हैं खुद में मुझे, तो एक अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है, अब बच्चे हमारे जो अभी पीढ़ी है, वो लोग जो अभी करंट एथलीट्स है, जो 6 से 15-16 साल के रेंज में हैं, वो लोग इसको एक स्पोर्ट देख रहे हैं और पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एज अ करियर ऑप्शन ऑल्सो? यस, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बोला एज ए करियर वाइज, कि मलखाम गेम पहले जस्ट जा रहा था, फ्लो में जा रहा था, उसको कोई रिकग्नाइजेशन नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। बट आज स्पेशली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस गेम को अच्छे से पहचाना, इसके रूट्स को जाना कि ये गेम कितना डिफ़िकल्ट है और इंडिया का है। तो इसके लिए उन्होंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। योगा भी है, बाकी इंडिजिनियस गेम और बहुत है, उसमें मलखाम उनका टॉप प्रायोरिटी है। मलखाम उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका स्टेट स्पोर्ट है। यस, और 20 स्टेट है हमारे देश में जो इस स्पोर्ट को अच्छे से पूरा खेलते हैं। मध्य प्रदेश का ये स्टेट स्पोर्ट है, स्टेट स्पोर्ट्स है, खेलते भी है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी ये गेम को फाइनेंशियली बैकअप और उसका जो एकेडमीज है, वो उनका वहाँ का डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम चालू है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है हमारी काफ़ी, इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हम कह सकते हैं। जो हमारे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देन श्री किरण रिजिजू जी एंड नाउ अनुराग ठाकुर जी, काफ़ी भी अच्छे तरह से इस गेम को सपोर्ट करते रहे। आज उन्होंने इस गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल गेम जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें इस गेम को एक अच्छे से प्लेस दिया। क्या लेवल पे हो रहा है ना वो गेम। अच्छा, आप जैसे, मैं तो गया नहीं हूँ, आप वहाँ गए हो, आप वहाँ गोल्ड भी जीत चुके हो, तो कैसा रहता है वहाँ माहौल? क्या क्या होता है? पहले मुझे थॉट आया मेरे मन में कि स्पोर्ट्स का जो लोअर बैकग्राउंड था, उस वे से उस टाइम से मैं खेल रहा हूँ इस स्पोर्ट्स को। जब प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं रहते थे, प्लेस भी नहीं रहता था जो हमें परफॉर्म करना, अखाड़ों में या व्यायामशाला में ये ऐसे होता था। तो बहुत बुरा लगता था कि इतना अच्छा स्पोर्ट्स है बट इसको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई देखता नहीं इसकी तरफ, तो बहुत बुरा लगता था। आज वही एथलीट जाके इतने बड़े टूर्नामेंट्स में खेल रहा है, तो ऑफकोर्स वो एक बहुत ही बड़ा फीलिंग होता है। स्पेशली मुझे बहुत प्राउड फील होता है मेरे स्पोर्ट्स के लिए कि ये स्पोर्ट्स यहाँ डिज़र्व करता है, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स आप देखो उनको एक रॉयल बैकग्राउंड है, सब ट्रीटमेंट आउट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स है, तो वो आउट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स उनके वे से वो ट्रीट किए जाते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है। अंग्रेजों ने लाके उन स्पोर्ट्स को ग्रो किया और हमारे स्पोर्ट्स को क्या दबा दिया। कबड्डी भी दबा हुआ ही था जब तक ये प्रो कबड्डी नहीं आई। कबड्डी भी एज ए स्पोर्ट आज के डेट में आईपीएल के बाद कबड्डी देखा जाता है। मैं इसके लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ, मतलब मैं एज ए पॉलिटिकल बेसिस में मन से कहना चाहता हूँ कि अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वो आने के बाद तब से ही चेंज दिखा, तब से काफ़ी सारे इंडियन स्पोर्ट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया है। आप देखो ग्राफ, देखो इंडियन स्पोर्ट्स का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है।
तो पहले कैसे होता था, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको ही बढ़ावा दिया जाता था। ये ग्रास रूट्स वाले जो स्पोर्ट्स है इंडिया के, वो उनको तो कुछ बढ़ावा नहीं दिया जाता था। मतलब हमें कभी कभी ऐसे फील होता था कि क्यों हम इंडियन स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हमने इसको ये करना है क्या। वही, जब पैसे भी नहीं मिल रहे, नाम भी नहीं मिल रहा, पैसों से जाओ, माहौल भी नहीं है। एक तो कि चलो मज़ा भी आएगा, बट अगर आसपास कुछ अचीव करने को मिले तब तो मज़ा आए। और अब इन शॉर्ट पॉइंट पे आते, करियर की बात है। करियर अब पूरा ओपनली करियर है, गेम सर्विसेज, जॉब रिक्रूटमेंट में सब जगह आया। जॉब भी मिल सकती है अगर हम सरकारी नौकरी। यस, इनकम टैक्स हो या कस्टम हो, जीएसटी हो, ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, उसमें अच्छे लेवल पे आपको जॉब मिल सकते हैं। और सेकेंडली आपको फाइनेंशियल बैकअप मिलता है। आप नेशनल्स में मेडल्स मिलोगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स या नेशनल गेम्स, या जनरली जो सीनियर फेडरेशन नेशनल्स होते हैं एसोसिएट, उसमें भी स्कॉलरशिप मिलते हैं बच्चों को। फेडरेशन नेशनल में 1,20,000 स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को पर प्लेयर को। नेशनल गेम्स को 1,20,000 पर प्लेयर साल का। यस, साल का। डाइटरी मनी मिलता है मंथली 10,000 एक साल की। हर महीने 10,000 ऐसे हिसाब से पकड़ो, इस हिसाब से मिलता है कि खाना पीना अपना, डाइट वाइट। मतलब ये बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। आई नो कि थोड़ा ये है, बट इस वजह से तो बड़ा है कि अपना खुद का खर्चा, क्योंकि इस गेम को डाइट थोड़ा सा मैं रोकूंगा क्योंकि मैं वो थोड़ा सा और अच्छे से समझना है, ताकि हम जो देख रहे हैं वो भी अच्छे से समझें। चलो, तो आपने पहले प्रोसेस बताते हैं कैसे हम आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं हूँ 10 साल का बच्चा, मैं गया, कहाँ जाऊँ मैं? पहले सीखना है मुझे मलखम, तो मैं कहाँ जाऊँ? या क्लब में जाओगे, कोई भी क्लब में आसपास में अपना ढूंढूं। क्लब में गया, चलो वहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर उसके बाद आप जनरली कॉम्पिटिटिव्स पे इंट्रोड्यूस हो जाओ। फिर हम कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इन्विटेशनल मीट होता है या इन्विटेशनल मीट, एक्सपीरियंस। फिर और जो नेशनल गेम्स होते हैं उसके लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं? यस, जनरली आपके डिस्ट्रिक्ट में इंटर सिलेक्शन होता है। डिस्ट्रिक्ट का टीम फिर स्टेट के लिए आता है, उसमें इंटर सिलेक्शन होता है। फिर स्टेट में से आपका जो टीम बनता है वो महाराष्ट्र टीम बनता है एज अ बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर। तो हम स्टेट टीम में पहुंच गए। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ, मैं स्टेट टीम में पहुंच गया हूँ। मेरा भी सपना है दीपक शिंदे बनने का। ठीक है, तो मैं स्टेट टीम पर, तो मेरे को पैसे मिलने कब चालू होंगे? पैसे आप जब नेशनल टूर्नामेंट्स में आपको जब रैंकिंग आता है। अच्छा, नेशनल टूर्नामेंट्स में जब रैंकिंग आता है, मतलब 1 2 3 या 1 2 3, उसमें टीम रैंकिंग भी होता है 1 2 3। अच्छा, तो उसमें भी प्लेयर्स को फायदा होता है। तो जब हम उस रैंकिंग्स में पहुंचेंगे, देन हमको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है। यस, एंड फिर गवर्नमेंट के मतलब हम एक तरह से प्रोग्राम में आ जाते हैं और वो हमारा देख रेख और डेवलपमेंट करते हैं। यस, फिर हम वहाँ से उसके बाद इंटरनेशनल वे में, जैसे नेशनल टीम में जो बढ़िया परफॉर्म किया वो फिर इंटरनेशनल जाता है। यस। तो जनरली अब नेशनल गेम्स में कैसे है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमें हमारा अच्छे से फाइनेंस करते हैं। अभी मैं नेशनल गेम जीता तो मुझे 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिला। अच्छा। 2 मेडल के पीछे। जैसे मेरे कलीग्स थे, उसको 4 मेडल्स थे, तो उसको 24 लाख का स्कॉलरशिप मिला। अरे वाह। तो देखिए आप जनरली ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है। मतलब अभी आपको सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, बाकी आपका जो मेहनत रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा, अकॉर्डिंग टू आपको मेडल्स मिलेंगे। उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब तो एक तरह से आप जैसा परफॉर्म करते हो वैसा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। यस, आपको मेहनत करना है। वही टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर आ रहा है। तो आप फिर से जीतोगे 3-4 मेडल, फिर से आपको 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख का अमाउंट होता है। उसमें से 5 मेडल के लिए 35 लाख, उसके इसमें से आपको जितना मेडल मिलेगा उस हिसाब से आपको पेमेंट होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड को 7 लाख है, सिल्वर को 5 लाख है, ब्रॉन्ज को 3 लाख है। उस हिसाब से अवार्ड रहता है। और रही बात जॉब की तो सोर्सेस सब ओपन हो चुके हैं, जैसे मैंने कहा। तो जनरली आप एक एज अ करियर इसमें देख सकते हैं आने वाले एथलीट्स या जो कर रहे हैं। आप मलखम करके एक अच्छा लेवल पाके भी आप सरकारी नौकरी आप गारंटी कर सकते, अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। जैसे इंडिया में अभी तक दूसरे स्पोर्ट्स में हो रहा था, आप मलखम में भी कर सकते हैं। मेरे को ये बात नहीं पता थी। देखो नहीं, ये भी अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ इनकम टैक्स और कस्टम में, वो ऑन द वे है। अरे बढ़िया है भाई, इनकम टैक्स में बहुत ज़रूरत है हमें। लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। यस, आई अंडरस्टैंड। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। समझा मैं। तो एनीवेज, तो एक और चलिए बात करते हैं। आप इंटरनेशनल भी खेले हैं ना,
तो आप इंटरनेशनल खेलने के लिए कहाँ गए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा था? जनरली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब मलखाम पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रहा था तो काफ़ी सारा माहौल बदल चुका था, मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट था कि एक जो रूलर स्पोर्ट्स है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, इंडिया का स्पोर्ट्स है। बिल्कुल, ओलंपिक्स में उसका डिस्प्ले भी हुआ था ना, लंदन ओलंपिक्स में इसको 1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ था। हाँ, तो उसमें हिटलर वाला ओलंपिक्स, तो उसमें मलखाम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, तो वह मलखाम गेम वहाँ पे काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। उसके बाद मलखाम गेम काफ़ी धीरे धीरे ग्रो हो चुका था, बट इतना नहीं, बट थोड़ा थोड़ा एज अ स्पोर्ट्स से करके जाने में। उसके बाद टोक्यो 2020 जो टोक्यो में, उसमें मैं खुद एज ए इंडिया का कैप्टन मुझे अनाउंस किया था, और वुमेंस में हिमानी परब करके लड़की है उनको अनाउंस किया था। तो ये भी स्क्वाड हमारा जाने वाला था, बट कि कोरोना के वजह से हमें नहीं जाना हुआ, ऐसे हुआ। बट कि 2028 में जो ओलंपिक आने वाला है लॉस एंजलिस में, उसमें अभी से ही प्रयास शुरू किया कि मलखाम फेडरेशन यूएस 2024 में नहीं हो रहा कुछ? नहीं, उसके ऊपर काम किया जाएगा और भी डेवलपमेंट के हिसाब से, तो पूरा पैकेज बना के, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत परफेक्ट बड़ा करके उनका बहुत गाइडलाइंस भी होते हैं कि स्पोर्ट ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत फाइट करना पड़ता है। बट अगर हम देखें कि डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट भी बन रहा है, तो आप लोगों को ये भी एडवाइस है भाई कि आगे जाके ओलंपिक स्पोर्ट बन सकता है। आप इस स्पोर्ट में जाके ओलंपिक गेम्स भी खेल सकते हैं इन द फ्यूचर। ब्राइट लग रहा है मलखम के लिए फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज। आपको तो बताना चाहता हूँ कि 2032 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें कुछ इंडिया होस्ट कर रहा है ओलंपिक, ऐसे अभी से ही न्यूज़ में आ रहा है। हाँ, वो इंडिया ने क्या बोलते हैं फाइल किया है कि वो भी होस्ट करना चाहते हैं, वो होस्ट करने के लिए एप्लीकेशन हमारे किया है। प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है कि उसमें योगा और मलखम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी इस दो गेम को बढ़ावा देते हैं, एंड ये बहुत सारे देश खेलते हुए मैंने देखा। मलखम भी बहुत सारे कंट्रीज खेल रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि इंडिया में चल रहा है, हम ही लोग आपस में रखे हुए हैं, ये फैल चुका है दुनिया में, बहुत लोग मलखम खेल रहे हैं। क्वेश्चन पे आते कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या कैसे था पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो काफ़ी अच्छे से मीडिया कवरेज, काफ़ी होल्डिंग्स, पूरे मुंबई में ही था वर्ल्ड चैम्पियनशिप शिवाजी पार्क में, जहाँ पे क्रिकेट का पूरा ये है। हाँ, शिवाजी पार्क तो सब जानते हैं। बड़ा मलखम का भी बड़ा हब है, वर्ल्ड में पूरा नोन है वो। तो वहाँ पे पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे जो कंपटीशन हुआ काफ़ी हेल्दी कंपटीशन हुआ, काफ़ी सारे एथलीट्स आए थे। वो इंडिया में पहले से ही आए थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पहले 1 महीना पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो गेम जान रहे थे क्या होता है क्या। उसमें बताने में मुझे खुशी होता है कि वुमेंस कैटेगरी में इंडिया को पहले ही अटेम्प्ट में इटली और जापान ने बीट कर लिया। एक इवेंट में इटली ने गोल्ड मेडल लिया और दूसरे इवेंट में जापान ने गोल्ड लिया। अच्छा, मतलब इंडिया का स्पोर्ट्स होके भी पहले ही अटेम्प्ट में उन लोगों ने हमें हरा दिया, ओवरकम कर दिया। तो दुख की बात तो है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है एक तरह से कि देखो भाई, मतलब वो सीरियसली ले रहे हैं, मतलब मजा आता है देख के हमारा स्पोर्ट दूसरे लोग खेल रहे हैं, और इतना डिफिकल्ट स्पोर्ट, बिल्कुल इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैंने जनरली देखा उनको जब वहाँ पे घिसा था यहाँ पे, बट उनका जो हार्डवर्क था उनको हैट्स ऑफ है। मतलब इंडिया को बीट करना, वो भी पहले अटेम्प्ट इतने डिफिकल्ट स्पोर्ट्स में, काफ़ी खुशी हुआ कि चलो अच्छा है कि इसमें से पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो जापान सुन के मेरे को उतना सही बताऊं शौक नहीं हुआ, क्योंकि जापान फिर भी थोड़ा एशिया में है, हम लोग का कल्चर काफ़ी सिमिलर है बट फिर भी डिफरेंट है, बट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। इटली ने हमें हरा दिया यार। इटली का वही, इटली ने कैसे हरा दिया हमें? इटली की जो एथलीट थी, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, बट वो एक 30 एज के एथलीट थी। हाँ, एज ऑफ 30। ओके, उन्होंने इंडिया के 19 इयर्स की लड़की को बीट करके, सोचो कितना डिफ़िकल्ट है और कितना प्राउडली भी है। तो अच्छा भी हुआ एक साइड से, ताकि स्पोर्ट्स और फेमस हो गया, न्यूज़ वाले और आ गए, अरे ऐसा कुछ हुआ है क्या, हमने सुना तो एक ब्रेकिंग न्यूज़। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे इंसिडेंट्स थे ऐसे। और ये जब स्पोर्ट्स इंटरनेशनली स्टैंड कर रहा था, मतलब कर चुका है ऑलरेडी, और पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो काफ़ी इतना अच्छा लग रहा था। उसका जो मॉडिफिकेशन था ये गेम का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, लाइटिंग, स्क्रीनिंग, ये पैकेजिंग पूरा, यस, मतलब इतना अच्छे से शोकेस और बहुत ज़रूरी आज के डेट में, सही बताऊं कोई भी स्पोर्ट हो,
दो तरह के होते हैं, एक तो जो ग्राउंड में देखने में अच्छे लगते हैं, टीवी पे उतने अच्छे नहीं लगते, और दूसरे होते हैं जो टीवी पे देखने में बड़ा मजा आता है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट भाई ग्राउंड में शायद उतना मजा नहीं आया, माहौल बन जाता है, बट टीवी पे ज्यादा समझ आता है, बढ़िया लगता है, इंटरेस्टिंगली लोग देखते हैं। कबड्डी जो इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि टीवी पे देखने के लिए वो स्पोर्ट बनाया गया, बढ़िया से पैकेज हुआ है। तो आई थिंक मलखम्ब या कोई भी अब जो स्पोर्ट अब आ रहा है धीरे धीरे, जैसे हमारे हैंडबॉल आ रहे हैं, खो खो आ रहे हैं, उन सबको ऐसे पैकेज, वॉलीबॉल देखो कितने अच्छे से अभी लीग हुआ, वॉलीबॉल देखने में कितना मजा आया हमें। तो इन सब स्पोर्ट्स को ऐसे पैकेज होना पड़ेगा कि टीवी पे जब वो दिखे, क्योंकि मास ऑडियंस तभी देखेगी उसे, टीवी पे दिखने में अच्छा होना चाहिए, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और मलखम्ब भी वही वे पे वो मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट कर रहे, लोगों की थिंकिंग एक्सेप्ट कर रहे कि कैसे वे से हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, आज के हिसाब से उसको पैकेज करना पड़ेगा। तो कैसे ये एरिया कवर करें, ना कि ओनली एथलीट तो प्रायोरिटी है, एथलीट के साथ ऑडियंस को भी कवर करें, ताकि लोग भी एंजॉय करें ये गेम। लोगों को समझता तो है अच्छे से आप कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, इसका थोड़ा एज कम्पेयर टू दिस एथलीट्स इसका थोड़ा कम, तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज। चलो ये बहुत बढ़िया। मेरे को तो लगता है मैं अगर 6-7 साल का सही में होता, 10 साल का होता, मैं मलखम्ब खेलना शुरू कर देता। जरूर नहीं, अभी भी मैं कोशिश करूंगा। कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं कांदिवली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी आप एज ए फिटनेस करके इसके लिए यू नो मुझे थोड़ी ज़रूरत भी है बताने के लिए एक अच्छा स्टोरी भी है। 80 इयर्स के लोग भी करते हैं। खुद डॉक्टर्स कहते हैं कि ये गेम खेलने से आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा है, जॉइंट्स भी एकदम सही रहते हैं। इन शॉर्ट जो डायबिटिक पेशेंट है या अस्थमा पेशेंट है या कोई भी पेशेंट्स हो, तो उनके लिए एक मलखम्ब ऐसा जनरली स्पोर्ट्स है एज ए फिटनेस, नॉट एज ए कॉम्पिटिटिव। क्लाइंबिंग हो, लाइफस्टाइल क्लाइंबिंग हो, थोड़ा स्ट्रेंथ बेसिस एक्सरसाइज, टर्निंग ट्विस्टिंग वाला थोड़ा सा। अरे आप जिम जाते हो, आप एक दिन मलखम्ब कर लिया? यस श्योर, उसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। बिल्कुल। और वो जो बॉडी इससे बनेगी, मैं बता दूं, जिम में जो बॉडी बनती है और जो अखाड़ों में बॉडी बनती है, यस कभी दोनों को टक्कर करवा लेना। ये लाइफ टाइम बॉडी होता है, ये शोकेस नहीं रहता है जिम जैसा, बट इंटरनली आपका। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बनारस बहुत जाते रहे, तो बनारस मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह है। तो वहाँ पे एक है तुलसी अखाड़ा, तुलसी घाट है बनारस में। तो वहाँ अखाड़ा है, वो बजरंगबली का टाइम, मतलब तुलसीदास जी के टाइम का अखाड़ा है वो। तो वहाँ पे एक बाबा मिले मेरे को। बाबा बोले मैं बहुत एजेड थे वो। उनसे मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? वो बोले मैं 85 साल का हूँ। और आप मानोगे नहीं भाई, ऐसे खड़े थे, थोड़ा सा पेट था, चलो ठीक है, बाजू मेरे जितने दोनों थाइज मिला था ना, उतनी एक बाजू थी उनकी। मेरे माथे से बड़ा उनका, मतलब समझ, बॉडी पार्ट इतने बड़े, इमेजिन भी कर लिया। हाँ, और इतने बड़े वो, मतलब 85 ईयर्स इज नॉट ए जोक। हम यहाँ पे आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना कम हो गया, बट वो 85, बिकॉज वो ये हमारे देसी अखाड़े का देसी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ ही बढ़ती है। पर आप देखो, उनको आपने पूछा रहेगा प्योर नेचुरल एक्सरसाइज, डाइट वेज शुद्ध शाकाहारी, और प्याज लहसुन तक नहीं खाते वो। तो मतलब देखो, रोज सुबह पहले एक्सरसाइज, फिर गंगा जी में डुबकी, फिर अपना वो दूध का भी काम है उनका, दूध पहुंचाते हैं सब कुछ, बट ये लाइफस्टाइल है उनका। और आज के डेट में लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन। तो आई थिंक मलखम्ब एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं आप सीधा हैंगिंग पे ही चल हर स्टेशनरी वाले से शुरू कर लेना पहले। और लास्ट सवाल, आज जो भी बच्चा या जो भी एथलीट मलखम्ब करना चाहे, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो कैसे अप्रोच करें, एंड क्या चीज़ वो दिमाग में रखे और क्या गोल बना के आए अगर वो इस स्पोर्ट में आगे जाना चाहता है? जनरली पॉजिटिव वे तो होना ही चाहिए, एंड जो आपके कोच बताते हैं उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। कोच की बात सुनो। ये जनरली उनको एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी सालों से उन्होंने इस फील्ड को ऊपर नीचे होते हुए, सिचुएशन को ऊपर नीचे होते देखते रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कोच के हिसाब से जाना चाहिए। बस डिसिप्लिन तो कि एथलीट्स में होना चाहिए। जो टॉप एथलीट्स होते हैं उनमें डिसिप्लिन ही है। आप देखोगे उनका बैकग्राउंड, उनका स्टोरी देखोगे, उनका प्रैक्टिस सेशन या जनरली ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ये सब बहुत ही मैटर करता है, ताकि आपको गोल पे जाना रहता है। वो गोल अचीव करना इतना इजी नहीं रहता है। आज मैं भी जो मेरे वे पे हूँ, मुझे हर एक वे पे, हर एक पॉइंट पे मुझे वो सब मेंटेन करना पड़ता है।
जैसे हर्डल्स आते रहते हैं। यस, हर्डल्स आते रहते हैं। परफॉर्मेंस में देखो अप डाउन्स होते रहते, ह्यूमन बीइंग हो। और ये बात करें मलखाम की, आज क्रिकेटर्स भी देखो उनके परफॉर्मेंस में अप डाउन होता है। तो बात करें मलखाम की, तो ये तो फिजिकल गेम है पूरा। इसमें आपको हर एक परफॉर्मेंस में या हर एक कंपटीशन में आपको वही बॉडी वैसे ही आपको सपोर्ट करेगा, ऐसे नहीं होगा। फिजिकल के साथ साथ मलखम बहुत मेंटल भी है। Yes, आपको बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी हिला भाई आप कहाँ से गिरोगे आपको पता भी नहीं है। लास्ट कंपटीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मैं डिफिकल्ट एलिमेंट मेरा कर रहा था, हैंडस्टैंड ट्विस्ट कर, उसके टाइम में नीचे गिर चुका हुआ है। तो जनरली उस टाइम पे मेरा थोड़ा मेंटली थोड़ा वो इतना मैं अलर्ट नहीं हो गया, अलर्ट नहीं हो पाया जितना मुझे होना चाहिए था। मतलब मैं डायरेक्ट नीचे गिर गया। तो इसमें काफ़ी मेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी होता है। और इससे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे जो मलखम में ही कुछ की पॉइंट्स है या कुछ अनदर मेडिटेशन पॉइंट्स है वो करने रहते हैं। क्योंकि मलखम कैसा है, आपको 90 सेकेंड्स के लिए अलग जोन में जाना होता है। क्योंकि एक मूव से दूसरा मूव, दूसरा मूव से तीसरा मूव, वो सब बॉडी कोऑर्डिनेशन का गेम है। जब हम खड़े रहते हैं परफॉर्मेंस चालू होने के पहले, तो हमारा भी हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हो जाता है जनरली, कि भी अच्छे से परफॉर्म करना, एक ही चांस है क्वालिफाई होने की। तो उस वजह से हम पहले ही मेंटली स्टेबल होते जाते हैं। और बात करें आने वाले एथलीट्स के लिए, तो ये सब उनको फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे वो आपके जर्नी में सक्सेस होते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक काफ़ी हम लोग आज जान गए मलखम के बारे में। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगर किसी को कुछ भी सवाल है तो वो आपसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये बिजी आदमी है भाई, इनको प्रैक्टिस करना होता है, नेशनल इंटरनेशनल खेलना होता है, तो इनको जब टाइम मिलेगा ये करेंगे। एंड हम इनको बोलते हैं कि दोबारा हमारे शो पे आएँ एंड हम लोग और बातें करेंगे मलखम के बारे में, और एथलीट्स के साथ बातें करेंगे। तो आप ज़रूर उनको भी बोलें, क्योंकि हम सबकी स्टोरी जानना चाहते हैं। जैसे इस चैनल का नाम है स्पोर्ट्स बैकस्टेज, तो मतलब स्पोर्ट्स तो है बट पीछे चलता क्या है बैकस्टेज। आपने सॉरी इंटरप्ट, कोई बात। बैकस्टेज ऐसा वर्ड है, मैंने जब पढ़ा स्पोर्ट्स बैकस्टेज में इतना कुछ छुपा है कि रियल लाइफ में एथलीट के बैकस्टेज में क्या होता है, किनका सपोर्ट होता है। एथलीट अकेला तो नहीं जा सकते, उनके साथ बिल्कुल। हज़ार लोगों के हाथ होते हैं इनडायरेक्टली, तभी जाके वो एथलीट धीरे धीरे बढ़े। लकीली मेरे जर्नी में भी बहुत सारे हज़ारों लोगों का ब्लेसिंग्स एंड हाथ से इनडायरेक्टली मेरे जर्नी में, तभी जाके मैं यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल। मुझे अभी जनरली ये इस साल अर्जुन अवार्ड का नॉमिनेशन भी है। अरे वाह। एंड जनरली मुझे शिव छत्रपति अवार्ड डिक्लेयर भी हो चुका है। अभी जो लिस्ट निकला है स्टेट गवर्नमेंट से, तो काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स है या काफ़ी सारे हाथ से मेरे पीछे जो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो आई थिंक इन्होंने बहुत ही प्यार से बोल दिया, लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। ये भाई अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है। तो अर्जुन अवार्ड इस देश का, हमारे देश भारत देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर होता है। एंड हम होप करते हैं, पूरा प्रे करते हैं कि आप वो अवार्ड जीतें। और आप जब जीतें तो हमें तो बहुत प्राउड होगा कि भाई हमने आपसे बात की। एंड मतलब आप समझ रहे हैं अर्जुन अवार्ड पूरे इंडिया में मतलब सबसे बड़ा एथलीट अवार्ड, मतलब सपना होता है लोगों का। एंड हम उनके नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड वो जब लेके आना तो खैर अलग ही बात है। तो वो जब वो लेके आएंगे, जो हमें पक्का पता है वो लेके आएंगे, तो अर्जुन अवार्ड के साथ एक शो हो जाए। ज़रूर हम करेंगे, ताकि कि ज़रूरी होता है कि एक जो टॉप मोस्ट एथलीट है हर एक गेम के, उनका जर्नी अगर काफ़ी सारे एथलीट तक पहुँचे, जैसे बिल्कुल आपने कहा इंटरव्यू में कि अपकमिंग एथलीट्स के आने वाले के लिए आप क्या मैसेज दोगे या उनको करियर ऑप्शन, तो उनके लिए एक लाइव एग्जांपल है कि कैसे जाना होता है, क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे आप बिल्कुल 10 साल का हो तो मुझे क्या करना चाहिए, स्टेप्स। ये काफ़ी सारा आपने एक अच्छा एक क्वेश्चन पूछा और उसको अच्छे से मैंने भी एक्सप्लेन करने का, मैंने इनको बोला नहीं है मेरी तारीफ करने खुद करते नहीं, जनरली इस वे से गाइडेंस। जैसे क्या होता है, देखो हमारे यहाँ जब आदमी मेडल जीत के आता है तब सब उसका शाबाशी करते हैं, पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं तब
तब की जर्नी भी कोई पूछे तो वो तब भी तो शेयर करना चाहता है ना। एंड आपने कई चीज़ें बताई, हो सकता है आपने कई गलतियाँ भी की जो आपने शेयर की, तो वो ये लोग अवॉइड करेंगे तो उनको थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे अपने लिए ना जहाँ भी वो पहुँचना चाहते हैं। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि मेरे जर्नी में सबसे मेमोरेबल इंसिडेंस, मेरा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम चालू था। हाँ। और मैं नेशनल टूर्नामेंट्स क्लैश हो चुका था। हाँ। 10th बोर्ड मतलब पेरेंट्स तो घर से बाहर भी नहीं भेजते। हाँ बिल्कुल। और एग्ज़ाम के टाइम तो आप छोड़ ही दो, वो तो सोचना ही। 10th बोर्ड तो सबसे बड़ा वो है देश का। ऐसा डिसीजन लिया था, मैं सिलेक्ट हो चुका था नेशनल टूर्नामेंट्स में, मुझे तो खेलना ही है, अंडर 18 एज ग्रुप में था मैं, तो खेलना ही है। अब करना क्या है वो मेरे हाथ में था। पेरेंट्स तो खैर सपोर्टिव थे लकीली, मुझे अच्छा है। और मेरे भाई भी, बड़े भाई, वो मेरे हर बार। हाँ, आपके भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरे गणेश शिंदे, यस। तो 10th का बोर्ड एग्जाम चालू था तो मैंने डिसाइड किया कि खेलना ही है, खेलूंगा मैं। बाढ़ में जाए बोर्ड्स वो तो फिर दे दूंगा अगले साल। नहीं ऐसे मन में नहीं था। बोर्ड्स तो हर साल आते हैं, एग्जाम तो प्रायोरिटी होता है क्योंकि बोर्ड है वो। तो मैंने 10th का बोर्ड का पेपर दिया, मेरा नेशनल्स पुणे में था। पुणे में पेपर दे के मैं पुणे गया, पुणे टूर्नामेंट्स खेला। उस रात को मैं फिर से 3 बजे निकला, फिर से दूसरे दिन यहाँ 8 बजे आया, फिर से पेपर देने गया, फिर से वहाँ से निकला, फिर पुणे में गया। अरे, और वहाँ पे जाके मैं जीत गया। मतलब दोनों मैनेज किया। मतलब भाई मैनेजमेंट स्किल्स है। लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं रियल लाइफ मैनेजमेंट स्किल। मेरे लिए लाइफ में डिफिकल्ट टास्क था। मतलब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि एक सक्सेसफुल एथलीट के इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा इंसिडेंस था कि मैंने वो चैलेंज लिया था। कुछ भी हो सकता था उस टाइम, बिल्कुल मैं पहुंच नहीं पा सकता था पेपर के लिए, इधर ज़्यादा टाइम लगता, उधर मिस होता, उधर करते, इधर में बहुत हेडेक हो चुका था। बट ठीक है, मैंने वो चैलेंज लिया था तो मुझे कंप्लीट करना है। बिल्कुल। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करो। एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दो जब बोर्ड्स रहेगा या कुछ भी। और लकीली एथलीट, जनरली एथलीट्स करते ही है वो। एक मैं मेरा इंसिडेंस आपसे शेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डेडिकेशन, इससे हम सीखते हैं कि डेडिकेट रहो आप, चाहे पढ़ाई में उतना ना, बट आप जो भी करना चाहो लाइफ में उसको पूरे मन से करो। यस है ना। तो हम होप करते हैं कि आपने ये शो एंजॉय किया होगा, ये एपिसोड एंजॉय किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, मैंने बहुत ऑनेस्टली एंजॉय किया। मलखम एज अ स्पोर्ट मेरे को बहुत एक्साइट करता है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके फ्यूचर के बारे में। एंड मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा एंड मेरे को देखना है इनकी जर्नी कहाँ तक जाती है, क्या क्या अचीव करते हैं। मेरे को लगता है ये बहुत फोड़ने वाले हैं आगे जाके। नहीं, जनरली आने वाले अपकमिंग नेशनल गेम्स हो या फेडरेशन नेशनल्स हो, एशियन चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड चैम्पियन, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है। तो होपफुली आगे आपको अच्छा न्यूज़ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट डेफिनेटली। एंड हम लोग एज योर कंट्री मैन, हम लोग आपके साथ हैं, आपको बैक कर रहे हैं। हम लोग हमेशा अपने एथलीट्स को बैक करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। एंड स्पोर्ट्स बैक स्टेज पे आपको ऐसी स्टोरीज हम लाते रहेंगे, जर्नीज़ लाते रहेंगे, जैसे सुन के हमारे अपकमिंग एथलीट्स हो गए, अपकमिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो काम भी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड and do subscribe to the channel because you guys are watching the videos but you're not subscribing to the videos. लोग देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, लोग तो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कहना चाहता हूँ कि आपको अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, कि आप इसमें इनसाइड क्या होता है, बैक स्टेज पे क्या होता है एथलीट्स के साथ, या कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड हो, मार्केटिंग, बहुत तरह के बहुत सारे बड़े वाइड सोर्सेस है, तो आपको इसमें से एक नॉलेज मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड या सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड। हमारे आने वाले एपिसोड्स में बहुत एक्साइटिंग है, सो हमें सपोर्ट करते रहिए। कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में लिखिए। बाकी इनको मैं इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड या अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।